हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर के साथ पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में जो हम 11 प्रश्न पढ़ेंगे ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे खास बात तो ये है कि ये जो 11 क्वेश्चन हैं वो हमारे चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक होंगे। यानी कि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि आपके अर्धलघु उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाएंगे। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हो सकता है इसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पता भी हो। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को पता है वो भी अच्छे से देखें, जिनको नहीं पता है उनको तो देखना ही देखना है। ठीक है, ताकि आपके समझ में आ जाए और एक भी क्वेश्चन इनमें से आए तो आप उसका आंसर लिख सकें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठोस अवस्था चैप्टर है, सहसंयोजक ठोस से क्या अभिप्राय है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसे जानते होंगे, वो वीडियो कट कर कर चले जाएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको समझना है। देखिए सहसंयोजक ठोस की होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे ठोस जिनके क्रिस्टल जालक जो हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, जिनके अवयवी कण जो होते हैं परमाणु होते हैं वो सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे हम लोग उदाहरण के जरिए आपको समझ में आएगा कि सहसंयोजक ठोस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, हीरा नाम तो आपने सुना ही होगा, ग्रेफाइट। ठीक है, और हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका। ठीक है, सिलिका, ये सब आपके सहसंयोजक ठोस होते हैं। इनमें होता क्या है, इनमें जो आदि लिख दीजिए, यहाँ पर आदि और भी हो सकते हैं। तो ये जो हैं ये ऐसे ठोस होते हैं जिनके क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं। ठीक है, वे सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये एक क्रिस्टल डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोष से। ठीक है, जैसे आपने क्रिस्टल दोष पढ़ा होगा, फ्रैंकल दोष, साटकी दोष। ठीक है, वैसे यहाँ पर फ्रैंकल दोष से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्यों। यानी कि क्रिस्टल के घनत्व में अगर फ्रैंकल दोष है, अगर किसी क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष है तो उसके क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप लोग, फ्रैंकल दोष में धनायन जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से पहले देखिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा। ठीक है, अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशी ठीक है स्थानों में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए पूछा गया था कि फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर भी क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्यों। देखिए फ्रैंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर अंतराकाशीय स्थानों में आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए एक चित्र के साथ समझते हैं कि फ्रैंकल दोष उपस्थित होने पर क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन क्यों नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको वैसे तो बता दिया। तो देखिए मान लीजिए ये क्रिस्टल जालक है, ये देखिए। ठीक है, थोड़ा अच्छे से बनाना है हमें। ये एक क्रिस्टल जालक है, इसमें बहुत सारे धन आयन और ऋण आयन है। तो यहाँ पर मैं एक चित्र की सहायता से समझा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो इसमें धनायन और ऋणायन उपस्थित हैं, जैसे धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन, ये धन आयन, ये ऋण आयन और ये धन आयन। तो ये तो एक सिंपल सा क्रिस्टल है, इसमें धनायन और ऋणायन उपस्थित है। लेकिन मान लीजिए कि अगर इसी क्रिस्टल में फ्रैंकल दोष हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष जब हो जाएगा तो देखिए क्या होगा।
इसी क्रिस्टल में, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, देखिए तो देखिए इसमें भी धन आयन और ऋण आयन होंगे, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन, ऋण आयन धन आयन, ऋण आयन और धन आयन। बट यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर यहाँ का धन आयन निकल कर यहाँ का धन आयन बाहर निकल जाएगा और इस वाले अंतराकाशीय स्थान में आ जाएगा। देखिए यहाँ का धन आयन निकलकर इस वाले अंतराकाशीय स्थान में आ गया है। अब इसमें कौन सा दोष उपस्थित हो जाएगा, इसमें हो जाएगा फ्रैंकल दोष, ठीक है, फ्रैंकल दोष, ठीक है। तो मैंने आपको ऊपर बताया भी, ये देखिए फ्रैंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदुओं से हटकर, तो देखिए जो इसका जालक बिंदु है इससे हटकर क्या हुआ है, अंतराकाशीय स्थान में आ गया। इसी क्रिस्टल जालक के जो रिक्त स्थान था, अंतराकाशीय स्थान था, उसमें ये धनायन आ गया है। इसीलिए क्रिस्टल के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए क्रिस्टल में जितने पहले धनायन थे उतने ही धनायन अब भी हैं, जितने ऋणायन थे उतने ही ऋणायन अब भी हैं। तो उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसके घनत्व में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ठीक है। जब द्रव्यमान में परिवर्तन होगा तभी घनत्व में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट चैप्टर से ही है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो सेकंड चैप्टर का होगा। देखिए आयनिक ठोस को परिभाषित कीजिए। देखिए आयनिक ठोस क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं वे आयनिक ठोस कहलाते हैं। आप सभी को पता है कि आयन जो होते हैं धनायन और ऋणायन होते हैं, ठीक है। तो जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायनों और ऋणायनों से बने होंगे वो आयनिक ठोस होंगे। मैंने आपको सहसंयोजक ठोस में बताया था कि जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक परमाणुओं से बने होते हैं वे सहसंयोजक ठोस होते हैं। बट इसमें क्या होगा, धनायन और ऋणायन से क्रिस्टल जालक बना होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, NaCl, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा धातु ऑक्साइड, ठीक है, धातु ऑक्साइड, ठीक है। और एग्जाम्पल हो जाएगा धातु सल्फाइड, धातु सल्फाइड, ठीक है, आदि। ये सब आपके आयनिक ठोस के उदाहरण होंगे, जिसमें NaCl आपको पता ही है कि Na+ और Cl- आयन, ठीक है। तो वैसे ही आपका ये आयनिक ठोस होगा। इनके जो क्रिस्टल जालक हैं वो धनायनों और ऋणायनों से बने होंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के तीनों क्वेश्चन समझ में आए। अब चौथा जो क्वेश्चन होगा ये हमारा सेकंड चैप्टर विलयन का है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है और वो जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बार बार वही क्वेश्चन बताने से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है कि समपरासारी विलयन किसे कहते हैं, व्हाट इज समपरासारी विलयन, ठीक है। तो देखिए ऐसे विलयन जिनके परासरण ताप समान ताप पर समान हो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। सिंपल सा इसका डेफिनेशन है कि वो विलयन या ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान ताप पर समान हो उन्हें हम समपरासारी विलयन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया। बस इतना सा आपको डेफिनेशन याद रखना है और कुछ भी इसमें नहीं है। ये आपके अतिलक उत्तरीय प्रश्नों में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा थर्ड चैप्टर वैद्युत रसायन का है, ठीक है। देखिए क्या है कि किसी सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। जो मैंने डेफिनेशन लिखना है आपको इसी तरह से डेफिनेशन लिखना है। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल के परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि किसी सेल के जो इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, इलेक्ट्रोड कितने प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड, ठीक है। तो देखिए किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। समझ में आया। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। कोई सेल है उसके इलेक्ट्रोड होंगे एनोड और कैथोड। अब उन दोनों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल में परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया। 6 क्वेश्चन देखते हैं। विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक क्या है, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया है। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे ग्रीक अक्षर कप्पा, कुछ इस प्रकार से कप्पा बनता है। तो कप्पा आप लोग ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं या से निरूपित
किया जाता है, निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता क्या होती है? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से डिनोट करते हैं हम या निरूपित करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कप्पा इक्वल टू 1/रो। ठीक है, 1/रो। रो यहाँ पर क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो रो आपका है विशिष्ट प्रतिरोध। तो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। रो कुछ इस प्रकार से बनता है, रो है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब इसका मात्रक क्या होता है वो भी हम जान लेंगे थोड़ा सा। तो मात्रक हम थोड़ा सा हेडिंग डालेंगे, मात्रक। तो इसके कई मात्रक हैं, वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, वो आप समझ लीजिएगा। नंबर 1 आपका है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं। या आपका एक और है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका हो गया। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ मैंने यहाँ पर ओम का चिन्ह ले लिया, यहाँ पर ओम लिखा है। ठीक है, या एक और है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, यस जो लिखा है मैंने ये साइमन है। ठीक है, तो यह साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इतने मात्रक होते हैं आपकी विशिष्ट चालकता की। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन की क्रिया उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि विद्युत अपघटन क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत धारा द्वारा अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्य हो, उसका अगर हम विद्युत धारा द्वारा अपघटन करें तो उसको हम विद्युत अपघटन कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, उदाहरण समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोलिए, NaCl, सभी को पता है, नमक भी इसे हम कहते हैं। अब अगर हम NaCl को का विद्युत अपघटन कराते हैं, ठीक है, ऊपर हम छोटा सा लिख देंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत अपघटन अगर हम इसका कराते हैं तो ये होगा क्या? देखिए, यहां पर हम NaCl के 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 2Na प्लस Cl2। ये हमारा विद्युत अपघटित हो चुका है। तो जब हम गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। देखिए, NaCl आपका एक विद्युत अपघट्य है। ठीक है, गलित सोडियम क्लोराइड है। तो जब हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराते हैं तो ये Na यानी कि सोडियम और Cl2 क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। ठीक है, इसका नाम है गलित सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमने यहाँ पर गलित लिया है। तो गलित सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है सोडियम, सोडियम, और इसका नाम है क्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा था। यही है आपका विद्युत अपघटन। समझ में आ गया? कुछ भी इसमें नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना था, आप समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे चौथे चैप्टर का है। अब ये क्वेश्चन शायद मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। देखिए, निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग स्थिरांक लिखिए। यानी कि आपको बताना है कि ये अभिक्रिया किस कोट की है। ठीक है, और इसका मात्रक भी लिखना है, जिस कोट की होगी उसका मात्रक भी आप लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है H2 प्लस Cl2 दैट गिव्स आउट 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये किस कोट की अभिक्रिया है? तो ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया शून्य कोट की है। ठीक है, शून्य कोट की है, कोट की है। क्यों? क्योंकि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में हो रही हों उन्हें हम शून्य कोट की अभिक्रिया से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो भी अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होगा वो शून्य कोट की अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो H2 प्लस Cl2 जो है, ये हाइड्रोजन और क्लोराइड जो मिलकर HCl बनाते हैं, ये प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो ये अभिक्रिया शून्य कोट की होगी। और शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक क्या होता है? देखिए, वेग स्थिरांक की इकाई आपको लिखना है। तो आप लिखिए शून्य कोट की अभिक्रिया, आप लिखिए वेग स्थिरांक की इकाई जो है, ठीक है, शून्य कोट की अभिक्रिया के
वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होती है। ठीक है, तो शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। तो याद रखिएगा कि H2 प्लस Cl2 दैट गिव्स आउट 2HCl, ये अभिक्रिया शून्य कोट की होगी क्योंकि ये प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है और शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही इजी और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि आपको अर्धायुकाल दिया गया है 50 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? अब 50 सेकेंड में जो है अभिक्रिया देखिए प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। आधी का मतलब अर्धायुकाल, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो हमें सबसे पहले दिया गया है अर्धायुकाल, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से। इसकी वैल्यू हमें दी गई है 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पर वेग स्थिरांक निकालना है। ऊपर आप लिख दीजिएगा प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए, ऊपर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है के। तो एक फॉर्मूला होता है वेग स्थिरांक का, वेग स्थिरांक। ठीक है, वेग स्थिरांक को हम लोग नोट करेंगे के से। के इक्वल टू होता है 0.6932 अपान टी हाफ, ठीक है। इसी पर हम वैल्यू को रख देंगे तो के इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए स्मॉल के है ये। ठीक है, के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू है 50 सेकेंड, तो हम 50 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एक काम करना है, वो काम क्या है देखिए, हम क्या करेंगे ऊपर नीचे जो है किससे गुणा कर देंगे, 10 से। तो ऊपर भी 10 से गुणा कर देते हैं, नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं, ताकि ये जो दशमलव है ये 6 और 9 के बीच में आ जाए। तो ये आपका हो जाएगा 6.932 अपान 500। ठीक है, अपान 500 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू 6.932 अपान 500 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की पावर 2, सभी को पता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और काम कर देंगे, थोड़ा सा समझिए स्टेप। यहाँ पर क्या करेंगे 6.932 अपान 5 गुणे ये जो 10 की पावर 2 है नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। इसको काट देते हैं, इसको कट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.38। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.38 आपका आएगा। तो हमारा के इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 1.38 इंटू 10 के पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होता है। बस यही हमारा आंसर आ गया। तो एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बहुत ही सिंपल सा इसको फॉर्मूला भी है, इसको याद कर लीजिएगा, बस आपका न्यूमेरिकल लग जाएगा। ठीक है, के है वेग स्थिरांक, टी हाफ है अर्धायुकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारा है पृष्ठ रसायन चैप्टर से, 5वें चैप्टर से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा आंसर। देखिए ऐसे पदार्थ जिनका आकार 1 से 100 नैनो अर्थात 1 से 100 नैनोमीटर पैमाने के अंतर्गत होता है, नैनो पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि वे पदार्थ जिनका जो आकार है वो 1 से 100 नैनो, ठीक है, 1 से 100 नैनोमीटर के अंतर्गत, 100 नैनोमीटर के अंदर या अंतर्गत हो, उसे हम लोग नैनो पदार्थ कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, जिस पदार्थ का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के अंतर्गत होगा उसे हम नैनो पदार्थ कहेंगे। ठीक है, तो ये पैमाना आपको याद रखना है, 1 से 100 नैनोमीटर। ठीक है, बस 11 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का, चैप्टर 6 का। ठीक है, क्या है कि सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। देखिए सल्फर के आपको किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखना है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट हमारा है H2SO4, H2SO4। नाम बोलिए, नाम तो आप लोगों को पता ही होगा इसका, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, उसके बाद में देखिए हमारा सेकेंड क्या होगा, तो सेकेंड हमारा हो जाएगा H2H2O7, H2H2O7।
इनका नाम क्या है? इनका नाम है डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका H2SO7। ये सब सल्फर के ऑक्सी अम्ल हैं। तीसरा देखिए हमारा क्या होगा? तीसरा हो जाएगा H2SO3। इनका नाम क्या हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा थायोसल्फ्यूरिक अम्ल का। आपको 4 लिखना है तो चौथा भी हम देख लेते हैं। चौथा हमारा है H2SO6। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है डाईथायोनिक अम्ल। थायोनिक अम्ल, ठीक है। तो ये होंगे आपके सल्फर के 4 ऑक्सी अम्ल, ठीक है। फर्स्ट H2SO4 सभी को पता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सेकेंड होगा H2H2O7 डाई सल्फ्यूरिक अम्ल। थर्ड होगा H2H2O3 थायोसल्फ्यूरिक अम्ल। और फोर्थ होगा H2H2O6 डाईथायोनिक अम्ल, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। तो ये थे आपके 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 से 6 तक। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। कमेंट में आपको ये बताना है कि इन 11 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे।